हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कल हम लोग ने देखा था जलवायु। आज हम लोग देखेंगे उसी में वायुदाब की पेटियां और पवन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं वायुदाब। तो वायुदाब होता क्या है? वायु के द्वारा धरातल या समुद्र तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब ही क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब वायुदाब की पेटियां होती क्या है दोस्तों कि वायुदाब के अक्षांशीय वितरण के आधार पर दोनों गोलार्धों पर, वायुदाब के अक्षांशीय वितरण के आधार पर दोनों गोलार्ध, मतलब हम लोग 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और उससे नीचे के इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, के आधार पर वायुदाब की पेटियों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। और ये पेटियां होती है, एक होती है तापजन्य पेटी और एक होती है गतिजन्य पेटी। ताप मतलब सूर्य के तापमान के आधार पर जो पेटियां निर्मित होती है उसे बोलते हैं हम लोग तापजन्य पेटी। और एक होती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो निर्मित पेटियां होती है उनको हम लोग बोलते हैं क्या? गतिजन्य पेटी। जो तापजन्य पेटी होती है उनकी संख्या होती है 3, और जो गतिजन्य पेटी होती है उनकी संख्या होती है 4 दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे पहली पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब विषुवतीय निम्न वायुदाब, यहाँ पे निम्न वायुदाब क्यों है दोस्तों? क्योंकि सूर्य सदैव यहाँ पे लंबवत होता है, और यहाँ लंबवत होने का ना यहाँ का तापमान हमेशा अधिक रहता है। जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाती है, जिसके कारण धरातल पर कौन सा क्षेत्र बनता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी पहली पेटी। ये कौन सी पेटी? तापजन्य पेटी। अब हम लोग देखते हैं दूसरी तापजन्य पेटी, तो ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटी। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवी उच्च दाब की पेटी होती है। अब यहाँ पे उच्च वायुदाब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का तापमान कम होता है, और जब तापमान कम होगा तो वायु का भार अधिक होगा, और जब वायु का भार अधिक होगा तो वहां पे कौन सा क्षेत्र बनेगा? उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी सूर्य का तापमान कम होने के कारण यहाँ पर भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, हम चौथे नंबर में देखते हैं ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटी। कहाँ पर होती है? 85 डिग्री से लेके 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम लोग देखते हैं गतिजन्य पेटी, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब की पेटी। ये कहाँ पे मिलेगी आपको? 30 से लेके 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों पर मिलेगी दोस्तों। अब यहाँ पे उच्च वायुदाब क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अभिकेंद्री बल के कारण विषुवतीय क्षेत्र से उठने वाली पवनें, कहाँ से? विषुवतीय क्षेत्र से उठने वाली पवनें उपोष्ण उच्च दाब पर क्या होती हैं? अभिसरित होती हैं। इस कारण यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बनेगा? उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार, और ये कहाँ पर मिलेगा? दोनों गोलार्धों पर मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी दोस्तों। फिर आते हैं हम लोग उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी। ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? 60 से लेके 65 अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे वायु का क्या होता है? अभिसरण और अवरोहण होता है। अभिसरण और अवरोहण की क्रिया के कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और ये अभिसरण अवरोहण क्यों होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ध्रुवी उच्च वायुदाब की पवनें और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पवनें इस क्षेत्र में क्या होती है? अभिसरित होती हैं दोस्तों। इस कारण यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बनता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी वायुदाब की पेटियां। हम लोग देखते हैं डायग्राम में, देख लीजिए एक बार। ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी दूसरा नंबर, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, फिर दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, ध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी दोस्तों। इस प्रकार टोटल विश्व में कितनी पेटियों को बांटा गया? तो 7 पेटियों
में बांटा गया है। और ये किस हिसाब से बांटा गया? एक होती है ताप के हिसाब से और दूसरी होती है किसके हिसाब से? गति के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, ताप के आधार पर 3 पेटियां होती हैं। कितनी? 3 पेटियां होती है। और गति के आधार पर 4 पेटियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं इसी का अगला भाग है पवन। ठीक है दोस्तों, पवन होती क्या है या पवन होता क्या है? विंड। तो पृथ्वी के धरातल के निकट, पृथ्वी के, ये दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये हो गया पृथ्वी मान लो। ठीक है, इसके धरातल के निकट जो क्षैतिज वायु की गति होती है, मतलब वायु की क्षैतिज गति को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन। अब ये पवन 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती स्थायी पवने, एक होती मौसमी पवने, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? आवर्ती पवने। और एक होती क्या? स्थानीय पवने। अब स्थायी पवन क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये सदैव या साल भर प्रवाहित होने वाली पवनों को स्थानीय पवनें बोलते हैं। ये पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 3 प्रकार की होती हैं: व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या फिर ध्रुवीय पवनें। और जो व्यापारिक पवनें होती है 0 से लेके 30 अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती हैं दोस्तों। और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिसिस बल के कारण कैसी होती है? उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा कोरियोलिसिस बल के कारण कैसी होती है? दक्षिण पश्चिमी होती है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, दक्षिण पूर्व होगी दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं पछुआ पवने। ये कहाँ से कहाँ चलेंगी? 30 से लेके 60 के मध्य चलेंगी दोस्तों। ठीक है, पछुआ पवने। ठीक, इनको पश्चिमी पवने भी बोलते हैं दोस्तों। अब इनका दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नाम देखने को मिले, जैसे आपने सुना होगा चीकता 40, दहाड़ता 50, ऐसे और 60 करके नाम सुना होगा दोस्तों पछुआ पवनों का दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल क्षेत्र अधिक होने के कारण इन पवनों का नाम वहां के नाविकों द्वारा दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आते ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने कहाँ चलेंगी? 60 से लेकर के 90 अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कौन सी? हमारी स्थानीय पवने, क्योंकि ये वर्ष भर चलती रहती। अब मौसमी पवने, मौसम के बदलने के कारण या मौसम के परिवर्तन के कारण जो जो पवनों की उत्पत्ति होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मौसमी पवने या फिर आवर्ती पवने। अब इसमें एक आपने सुना होगा मानसूनी पवने, जो मानसून के कारण उत्पन्न होती। ठीक है दोस्तों, एक आपने सुना होगा स्थल समीर, समुद्री समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार की होती हैं। ठीक, इसको हम लोग अगले लेक्चर में विस्तृत से चर्चा करेंगे दोस्तों इन समीर के ऊपर। और फिर तीसरी पवन है हमारी स्थानीय पवन। इस क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होने वाली पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है दोस्तों। अब ये भी 2 प्रकार की होती है। आपने सुना होगा शीतलहर या शीत पवने, और आपने सुना होगा क्या? उष्ण पवने। ठीक है दोस्तों, तो शीत पवनों का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो आपने सुना होगा फॉन, यूरोप में बहती है। मिस्ट्रल्स, ठीक है, नॉर्वेस्टर्स, ये कहाँ बहती है? नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहती है दोस्तों। अब आते हैं उष्ण पवन, तो आपने सुना होगा लू, भारत में बहती, भारत पाकिस्तान में बहती है। ठीक है दोस्तों, फिर आपने सुना होगा सिरोको, इटली में बहती है सहारा से लेकर के। फिर आपने सुना होगा चिनूक, उत्तरी अमेरिका में बहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं दोस्तों। ये देख लीजिए आप, देखिए वायुमंडल में सामान्य परिसंचरण प्रतिरूप 3 प्रकार का होता है: व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। आपको ये डायग्राम में देख लीजिए आप एक बार, ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने और व्यापारिक पवने। ठीक है दोस्तों, और एक शांत क्षेत्र होता है विषुवत रेखा के आसपास पर, आसपास पे, कहाँ पे? 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पे पवने प्रवाहित नहीं होते। कारण क्या है? यहाँ पे सूर्य का तापमान सर्वाधिक होता है दोस्तों। सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पे हमेशा
निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। ठीक है जो दोस्तों, यहाँ पे पवन प्रवाहित नहीं होती है, इस कारण इसे शांत वायु का क्षेत्र बोलते हैं या फिर इसे डोलड्रम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार हमने इस इस प्रकार हमने यहाँ पे क्या क्या देखा दोस्तों, हम लोग ने देखे क्या पहले, वायुदाब की पेटियां, और फिर देखे हम लोग ने उसके बाद पवन। अब इसके बाद दोस्तों हम अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, भारत के संदर्भ में ला नीनो, एल नीनो, पश्चिमी विक्षोभ और एक टॉपिक है दोस्तों दक्षिणी दोलन। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे। इसके बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसकी 2-3 क्लासेस होंगी, कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस होंगी दोस्तों, इसलिए अभी इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाया जा रहा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट सॉल्व करने में सरलता जाए दोस्तों, क्योंकि पीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये लेटेस्ट टॉपिक है या फिर नया टॉपिक ऐड हुआ है या फिर हाईलाइट किया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए लेक्चर। आपका इसी तरह सपोर्ट बने रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।